हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो कल से भी ज़्यादा खतरनाक वीडियो है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेडिकल जगत में एक तूफान आने वाला है जिसमें डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों की ही मुसीबतें बढ़ेंगी और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स को वो अच्छा नहीं लगा वीडियो। कैसे लगेगा, सच्चाई हजम तो होती नहीं है। तो कुछ लोग मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाते कि भाई डॉक्टर साहब आप तो बेसलेस बातें करते हो, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास शायद कोई काम नहीं है इसलिए आप वीडियो बनाते हो। बिल्कुल मेरे पास कोई काम नहीं है, ना डिग्री है मेरे पास। मैं तो छोटा सा डॉक्टर हूँ यार। MBBS KGMC से किया, लखनऊ से। उसके बाद MD भी वहीं से करी। उसके बाद एक डिप्लोमा किया था कार्डियोलॉजी में। मैं छोटा मोटा डॉक्टर हूँ, मेरे पास ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बनू के थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लेता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, आगे बढ़िए। तो आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो ये है कि आप कैसे जानेंगे। कल का वीडियो तो ठीक था कि इस तरह से डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन एक तो ये है पहली चीज़ कि किसी डॉक्टर की काबिलियत आप कैसे पहचानेंगे, नंबर एक। नंबर दो, आप ये कैसे जानेंगे डॉक्टर की डिग्री फेक तो नहीं है। ये फेक तो नहीं है। आपको नहीं पता, हिंदुस्तान में जितने भी डॉक्टर्स हैं करीब करीब 30-40% फेक डॉक्टर हैं, फेक डिग्रियों के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए इन सब फेक डॉक्टरों से बचने के लिए और इनकी काबिलियत को शो करने के लिए। ये कितने काबिल डॉक्टर हैं, सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हर पेशेंट का ये राइट है, अधिकार है कि वो अपने डॉक्टर के बारे में सब कुछ जानना उसका अधिकार है कि वो कितने पानी में है। सिर्फ लिख देने से कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हो जाता, लिख देने से कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हो जाता, लिख देने से कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हो जाता। और इस ऑनलाइन के ज़माने में जब ऑनलाइन डिग्रियां मिल रही हैं, जितनी मर्जी खरीद लो, तो हर आदमी डायबिटोलॉजिस्ट बन गया, हर आदमी कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिए। आज मैं वॉट लगाने जा रहा हूँ फिर दोबारा से, और अभी गया और आज तो और ज़्यादा वॉट लगेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है। दे दनादन जॉन जानी जनार्दन तारारम पम 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 पम, ए जॉन जानी जनार्दन तारारम पम 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 पम। तो यही है, आज कसकर लगने वाली है। मिलता हूँ अभी। देखो दोस्तों, सबसे पहले फेक डिग्री वाली बात करता हूँ कि फेक डिग्री को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में जो मेडिकल काउंसिल है उसका नाम है DMC, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, DMC। आप ऑनलाइन जाइए, DMC की वेबसाइट खोजिए और जिस भी डॉक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर का पर्चा तो होगा ही आपके पास, उस पर एक DMC नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, एक DMC नंबर लिखा होता है। उस नंबर को आप वहाँ पे डालिए, डॉक्टर का नाम लिखिए, आपको सारी डिटेल पता चल जाएंगी कि इस डॉक्टर ने कब MBBS किया, कब MD करी और ये इसकी औकात क्या है, ये सच्चा है या झूठा है, या इसकी डिग्री फेक है। तो कुछ नहीं करना। तो ऐसे जैसे DMC है, ऐसे हर स्टेट की एक मेडिकल काउंसिल होती है, वो आप पता कर लो कि कौन सी स्टेट की कौन सी जैसे सपोज हरियाणा मेडिकल काउंसिल होगी, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल होगी। इस तरह से दिल्ली की DMC है, मुझे दिल्ली का पता है, तो इसलिए इसमें डालो और हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी उसकी डिग्री सब क्या है। ये तो एक चीज़ होगी डिग्री की। हालांकि वो बात अलग है कि डिग्रियां भी तो आजकल खरीद के आप ले सकते हो, आप पढ़ाई करो ना करो, डिग्रियां आपको मिल जाएंगी। दुनिया में, हिंदुस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। मनी, पैसा, पावर अगर आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे आपने पढ़ाई करी है नहीं करी है, पास तो आप हो जाओगे, रो पिट के आपको करा दिया जाएगा, चाहे किसी भी तरह से किया जाए। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपने गुणों के आधार पे गोल्ड मेडल जीतते हैं, अपने गुण, अपनी काबिलियत के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको कैसे पता करें, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले तो ये फेक डॉक्टर आपको मैंने बता दिया, यहां से जाके आप पता करो। दूसरा, एक डॉक्टर होते हैं जो लिखते हैं MD, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, MD लिख दिया, ब्रैकेट में कुछ नहीं, MD फिजिशियन। कई लोग लिखते हैं MD फिजिशियन। ये फिजिशियन क्या होता है, ये MD नहीं होते,
ये स्पेशलिस्ट नहीं होते। ये एमडी जो फिजिशियन लिखते हैं ब्रैकेट में, ये डिग्री एमबीबीएस की होती है। जो रशिया और दूसरे जो इंडिया से बाहर है वो लोग एमबीबीएस की डिग्री नहीं देते, सीधा एमडी की डिग्री देते हैं। तो समझ लो उनकी एमडी हमारे एमबीबीएस के बराबर है। तो ये कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते। तो जितने भी ये बाहर से रशिया वगैरह से या कजाकिस्तान या जो भी स्थान है इनके, वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, इन सबको एमडी फिजिशियन की डिग्री मिलती है। और आप लोगों को लगता है कि भाई ये तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो पहली चीज़, ठीक है। एक ने तो ये लिखा हुआ था एमडी, ब्रैकेट में लिखा हुआ था रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। एक एमडी लोग आजकल खरीद रहे हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, एएम। तो ये एमटी इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी एक तरह की फेक डिग्री है जो कलकत्ता से मिलती है 10-15 हज़ार में। जिसको भी लेनी हो वो वहाँ से ले ले। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को ये लगता है यार एमबीबीएस तो हूँ पर मेरे पास एमडी नहीं है, तो मैं एमडी ले लेता हूँ। भले लोगों को क्या पता, एक आम जनता को क्या पता कि एमडी क्या होता है। एमडी कुछ किसी में भी हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाली भी एक फेक डिग्री होती है। और आजकल ऑनलाइन बड़ी डिग्रियां मिल रही हैं, है ना। डायबिटोलॉजी में ऑनलाइन ले लो, फलाने में ले लो। तो ऑनलाइन अगर डिग्री है वो मान्य नहीं है, वो मान्य नहीं है। उसके बेस पे हर कोई डायबिटोलॉजिस्ट बन चुका है ऑनलाइन डिग्रियों के, डीपीसीसी, फलाना फिजी, एफसीसी, एमसीसीसी, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां। तो कोई, आज मैं आपको ये बताऊंगा कौन सी डिग्रियां मान्य हैं। देखो, और ये एक और भी ट्रेंड है कि एमडी करी किसी सब्जेक्ट में और प्रैक्टिस किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था कि देश के सबसे बड़े फेक कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में, जिनके बहुत सारे सेंटर हैं ईईसीपी थेरेपी के, मैंने बताया था आपको, और उनकी पोल भी खोली थी, ठीक है। वहाँ पे उन डॉक्टर साहब ने एमडी फिजियो में किया होता है, फिजियोलॉजी में, जो कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, और प्रैक्टिस वो कर रहे थे कार्डियोलॉजी में। अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट बताते मैंने एम्स में मैं कार्डियोलॉजी में काम किया, फलाना किया। जब हमने आरटीआई डाली तो पता चला इन्होंने एम्स में काम तो किया पर ये फिजियो डिपार्टमेंट में थे, ये कोई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं थे। कैसे हो जाएगा, जब उन्होंने एमडी करी फिजियोलॉजी में तो वो कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बन गए। तो ये सब है। तो ये सब अब नया ट्रेंड शुरू है कि अगर आपको एमडी मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप किसी एमडी नॉन क्लिनिकल ब्रांच में ले लो और फिर कुछ भी करते रहो। एक एमडी का आपके आगे एमडी लिखा होना चाहिए। लोगों को क्या पता, लोगों का बेवकूफ़ हिंदुस्तान में बनाना बहुत आसान है। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम चल रहा है, धंधे चल रहे हैं। और जब इन लोगों के पास पैसा आ जाता है तो फिर इनकी डिग्रियां भी कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता कि पैसा कुछ भी करा सकता है। तो और जब इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं लोग तो फिर लोगों को लगता है हाँ भाई ये डॉक्टर तो कार्डियोलॉजिस्ट ही होगा, जब इसके पेपर में इतने बड़े बड़े कॉलम आते हैं, इतना ये है वो है, इनको तो इनका बस चले तो भारत सरकार इनको वो भी दे दे, पद्मश्री भी। तो दुख तो लगता है कि जो काबिल डॉक्टर है वो बेचारे ऐसी तैसी करा रहे हैं, और जो जिनके पास डिग्रियां नहीं है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो स्मार्टनेस है उनकी, बस सीधी सी बात है। ये एक दिमाग है, बनिया दिमाग, कि कैसे हम प्रैक्टिस जमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, था ना। बिजनेसमैन वाला दिमाग है, बनिया नहीं बोलूँगा, बिजनेसमैन वाला दिमाग है, मार्केटिंग है। तो एक तो ये हो गया ऑनलाइन डिग्रियां, या फिर डिग्री करी किसी में कर रहे हैं किसी में। तो मैं आज आपको कुछ बताऊंगा कि जनरली क्या होता है। एक एमबीबीएस की डिग्री होती है, उसके बाद एक एमडी या एमएस की डिग्री होती है। एमडी होती है जैसे कि मेडिसिन में आपने डिग्री कर ली, एमडी मेडिसिन, एमडी पीडियाट्रिक हो गए, ठीक है। इसी तरह से एमएस सर्जरी हो गई, एमएस ईएनटी हो गई, जो सर्जिकल ब्रांच है उसमें एमएस होती है और एमडी होती है इसमें। लेकिन इसके अलावा भी कोई डिग्री हैं जैसे डीएनबी, तो वो भी एमडी के इक्विवेलेंट होती है, हालांकि वो 2 साल की होती है, एमडी 3 साल की होती है। डीएनबी जनरली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा है, सॉरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं, प्राइवेट सेटअप से, प्राइवेट हॉस्पिटलों में डीएनबी डिग्रियाँ ज़्यादा मिलती हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में ज़्यादातर, सरकारी मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर एमडी की डिग्री मिलती है। लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं डीएनबी और वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमडी की एक अपनी अलग पहचान है। डीएनबी को लोग थोड़ा वो मानते कि क्योंकि अगर डीएनबी जैसे और डीएनबी का मेन जो है, अब आगे भी चलता हूँ, पहले फिर डीएनबी का किस्सा बताऊंगा। एमडी के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हो। पहले एमबीबीएस किया, फिर स्पेशलिस्ट बने, एमडी करी या एमएस करी हैं। जैसे मैंने एमडी करी, एमडी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, तो मैं कंसल्टेंट फिजिशियन बन गया। इसके बाद फिर और पढ़ाई होती है, फिर आप डीएम करोगे, जो मेडिकल ब्रांच वाले हैं। डीएम मतलब गैस्ट्रो में डीएम कर ली तो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट बन गए, डीएम आपने कार्डियोलॉजी में कर ली तो कार्डियोलॉजिस्ट बन गए। लेकिन यहीं पे डीएनबी डिग्री भी मिलती है, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूँ, डीएनबी कार्डियोलॉजी,
डीएनबी आपका नेफ्रो, किसी भी सब्जेक्ट में आप डीएनबी भी कर सकते हो। डीएनबी जनरली जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे सीटें होती हैं डीएनबी की, और इसके इक्विवेलेंट डीएम डिग्री होती है। डीएम डिग्री जनरली सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में डीएम की डिग्री मिलती है ज़्यादातर, और डीएनबी प्राइवेट जो सेटअप्स हैं जैसे गंगाराम हॉस्पिटल है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, जैसे और हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये डिग्रियाँ डीएनबी की मिलती हैं। ठीक है, तो कौन सी अच्छी डिग्री है ये तो मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन हाँ डीएम की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है डीएनबी से। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लेकिन वो ये कि काबिलियत किसकी ज़्यादा होगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री एक डीएनबी कार्डियोलॉजी से थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी मेहनत उसमें ज़्यादा होती है। लेकिन चलिए इसको भी छोड़िए, ये है, लेकिन ये डायग्नोसिस, ये वाली डिग्रियां होनी चाहिए। जब कोई कार्डियोलॉजिस्ट लिखता है तो उसके पास डीएनबी या डीएम की डिग्री होनी चाहिए। ऐसी नेफ्रोलॉजी में डीएनबी या डीएम की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको पता रहना चाहिए। अब आते हैं काबिलियत के ऊपर कि आप काबिलियत कैसे पहचानें, किसी इंसान, किसी डॉक्टर की काबिलियत कैसे पहचानें। मैं एक सरकार को एक वो देना चाहता हूँ आइडिया कि पहले तो उस कैंडिडेट ने जब मैं एमबीबीएस ज्वाइन किया, ठीक है, उसकी कौन सी रैंक थी ये भी पता होना चाहिए। चलिए छोड़ देते हैं, रैंक को भी छोड़ देते हैं। एमबीबीएस तो देखो, एमबीबीएस में प्रॉब्लम नहीं है, एमबीबीएस वो कहीं से भी कर ले, प्रॉब्लम एमबीबीएस में नहीं है, प्रॉब्लम पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जहां से वो एमडी करते हैं, यहां सारा घपला है। ठीक है, एमबीबीएस तो चलो आपने प्राइवेट से करी, सरकारी से करी, उसका इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं एमडी के ऊपर। ठीक है, एमडी आपने अब एमडी जब आप कर रहे हो, स्पेशलिस्ट बन रहे हो, तो उसका अलग से एग्जाम होता है। ठीक है, उसका भी एक नीट पीजी एग्जाम होता है। वहां पे लोचा है कि आपकी रैंक इतनी, और यही एमबीबीएस में भी यही हो रहा है कि रैंक इतनी लो है, जहां एक बंदे को 5,000 पे एडमिशन नहीं मिल रहा, दूसरे बंदे को 17,000 पे, 70,000 पे भी एडमिशन मिल रहा है। किसी को प्राइवेट मिल रहा है, किसी को कोटे पे मिल रहा है, किसी का कोटा है तो उस पर मिल जाता है, और किसी को कोटा, दूसरे कोटे भी हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कोटा है उसके थ्रू सीट मिल गई, एनआरआई कोटा है उसके थ्रू सीट मिल गई। तो कई लोग जुगाड़ कर लेते हैं इनके थ्रू अंदर घुसने का, इसको बोलते हैं बैकडोर एंट्री। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक तो वैसे रिजर्वेशन वाले हो गए, ऊपर से ये वाले हो गए। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी यही हाल है कि आपके पास मार्क्स कितने भी आए, उन्होंने कट ऑफ इतनी लो रख दी है कि अगर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर आपकी रैंक 3,000 है तो भी आपको उस कॉलेज में नहीं मिल रहा, सरकारी मेडिकल आपको वो ब्रांच नहीं मिल रही है, वही प्राइवेट में आपको 50,000 पे भी वो ब्रांच मिल जाएगी। समझे आप? तो यहां से काबिलियत पता चल गई कि एक बंदे की 3,000 रैंक आने पे भी नहीं मिली और एक को 50,000 पे भी मिल गई, चाहे वो उसको रिजर्वेशन के थ्रू मिली या उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के थ्रू मिली। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रैंक आई उसकी और उसने किया, मैं बार बार बोलता हूँ बारकोड सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पे ये भी पता चलना चाहिए कि इस बंदे ने किस साल में किया, इसकी कितनी रैंक थी, कौन से कॉलेज से किया, प्राइवेट से किया, सरकारी से किया, नॉन रिजर्व कैटेगरी से आया, रिजर्व कैटेगरी से आया, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? ठीक है, तो सारी चीज़ें उस बारकोड में होनी चाहिए। उस पर स्कैन किया, आपको सब कुछ पता चल गया, कितना साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें भी पता चल गई। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ है या डिग्री बड़ी चीज़ है? ठीक है, देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये। कई बार मैंने देखा यंग डॉक्टर्स भी इतने काबिल होते हैं कि वो बड़े बड़ों को फेल कर देते हैं, क्यों? उनका दिमाग बहुत तेज है। लेकिन एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एक्सपीरियंस आदमी है वो डायग्नोस कर लेता है और एमडी डॉक्टर जो नया आया हुआ है वो डायग्नोस नहीं कर पाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। कई बार एमबीबीएस डॉक्टर, प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, और क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और दिमाग था, किसी कारणवश वो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, जो भी कारण हो। और ऐसे ही अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो एक स्पेशलिस्ट आते ही छा जाता है, उसका दिमाग बहुत तेज है, दूसरे को टाइम लगता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। तो एक्सपीरियंस का
तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो जल्दी ही फेल कर देते हैं, बुजुर्गों को भी, जिनको एक्सपीरियंस लोगों को भी फेल कर देते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा मामला है ना। तो ये एक अपनी अपनी वो है कि कुछ लोग जल्दी छा जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो एक्सपीरियंस नो डाउट बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बेकार डॉक्टर हो गया। तो मैं इन बातों को बहुत ज़्यादा वो वैल्यू नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक MBBS डॉक्टर भी एक अच्छा डायग्नोस कर सकता है, और एक MD डॉक्टर भी एक DM डायग्नोस, एक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट से भी अच्छा डायग्नोस कर सकता है। तो ये है। अब अगला टॉपिक ये है, वो मैं अगला अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सुपर स्पेशलिस्ट के पास आपको कब जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग खुद चले जाते हैं, है ना, अपने आप ही एंडोस्कोपी करा लेते हैं, अपने आप ही इको करा लेते हैं, अपने आप ही एंजियोग्राफी करा लेते हैं सब। तो क्या आपको खुद जाना चाहिए? तो इस पे अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि खुद कभी नहीं जाना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर आपको रिफर ना करे तो। ठीक है, इमरजेंसी की बात अलग है, इमरजेंसी एक अलग चीज़ है कि हार्ट अटैक हो गया तब तो जाना ही पड़ेगा, जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे वो तो देखेगा ही देखेगा। लेकिन इसके बल पर मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन आज का सिर्फ यही टॉपिक था कि हम किसी डॉक्टर की काबिलियत को कैसे पहचानें। और कई बार डॉक्टर की काबिलियत आपको कई बार ये होता है कि पेशेंट के पास बहुत भीड़ लगी हुई है, तो आपको लगता है बहुत बड़ा काबिल डॉक्टर होगा जो इतनी भीड़ लगी हुई है। लेकिन जब आप जाते हो, आप गालियां देके निकलते हो, डॉक्टर ने तो 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया हमें। और ये सुपर स्पेशलिस्ट के केस में खास तौर पे है कि वहां पे इन लोगों के पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो भीड़ लगने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है जिसके पास भीड़ कम हो वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा हो। क्यों? अगर सपोज मैं एक पेशेंट को 1 महीने बाद बुलाता हूं और दूसरा डॉक्टर उसी पेशेंट को 10 दिन बाद बुलाता है, तो नेचुरली जो 10 दिन बाद जल्दी जल्दी बुलाता है पेशेंट को, उनके पास भीड़ लगी रहेगी। और तो मेरे हिसाब से ये कोई पैमाना नहीं है भीड़ लगने का, और भीड़ में अक्सर डॉक्टर टाइम नहीं दे पाते पेशेंट को ढंग से, ये बात आप सोच लो। ठीक है, हाँ, जो पुराने पेशेंट्स होते हैं उनकी डायग्नोसिस हमें पता होती है तो उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन नए पेशेंट को डायग्नोस करने में हमें टाइम लगता है। जहां पुराने पेशेंट में 5-10 मिनट में काम हो जाता है, नए पेशेंट में कई बार 15-20 मिनट भी लग जाते हैं। तो क्या डॉक्टर के पास टाइम है जिसके पास इतनी भीड़ लगी हुई है? तो और दूसरा, जो आप रेटिंग देख के जाते हैं, ऑनलाइन रेटिंग देख ली हमने गूगल पे, सर सब बकवास है, सच बता रहा हूँ, सब बकवास है। आप किसी की रेटिंग गिरा भी सकते हैं, आप किसी की रेटिंग बढ़वा भी सकते हैं, पैसे दो सब रेटिंग बढ़ जाती है ना। और किसी की रेटिंग गिरानी हो तो वो भी अपने 2-4 लोगों को बोल दो इसके बारे में बकवास कर दो, तो रेटिंग नीचे आ जाएगी। तो ये तो सब बेकार की बात है, मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ आपको पता करना चाहिए अपने फैमिली डॉक्टर से कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर अच्छा है, कौन सा, बस वही बात है, फैमिली डॉक्टर भी आपका थोड़ा ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी तो सबसे ऊपर है, नहीं तो आपको गाइड करने वाले भी अगर गलत गाइड कर दें फिर भगवान ही मालिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और आऊँगा 10 तारीख को। क्यों छुट्टी पे जा रहा हूँ ये अगले वीडियो में बताऊँगा, और बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है मुझे। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।